एंड ऑल्सो मैंने ये पहला वाला एग्जाम्पल लिखा नहीं है, बट यू मस्ट नोटिस, यू मस्ट बी अवेयर कि वो भी एक अपने आप में एजम्पशन है कि यहाँ पे लिख सकते हैं तो पॉइंट जीरो गैसेज आर नॉट गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, ये पहला पॉइंट लिख सकता है यहाँ पर। Okay, now if you see this n, right, this n number of molecules or the particles are very huge, right? You know that in one mole we are having 10 power 23 atoms, right? 10 power 23 number of particles. तो अगर हमें इन इतने बड़े अमाउंट ऑफ पार्टिकल से डील करना है तो ऑफ कोर्स वी कांट डील विथ अ सिंगल पार्टिकल, राइट। मान ले इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, उसमें से मैं एक पार्टिकल के पीछे पढ़ूँ कि इस पार्टिकल का क्या मोशन है, इसकी क्या वेलोसिटी है और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो वो मेरे काम का नहीं है, राइट। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगर तू बात करे ऊपर जो हमने लिखा था कि जो प्रेशर है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरेज वेलोसिटी, ये हम पूरा डिराइव कर सकते हैं, बट आई एम नॉट डिराइविंग दिस, बट टेक इट ग्रांटेड एज ऑफ नाउ, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी एवरेज बिहेवियर पे काम करती है। इफ़ यू सी प्रेशर ऑल्सो, टेम्परेचर ऑल्सो, दोज क्वान्टिटी आर रियली डिपेंडेंट ऑन द एवरेज बिहेवियर, नॉट ऑन द एग्जैक्टली कि एक सिंगल पार्टिकल उन 10 पावर 23 में से एक पार्टिकल क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है कि एवरेज बिहेवियर क्या है। तो जब इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए, हमें एवरेज बिहेवियर स्टडी करना है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिकल बिहेवियर को हम पढ़ना चाहते हैं कि कितने पार्टिकल्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं पार्टिकल का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि ये मान ले वैसे यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बताएगा कि मेरे पास एक रेंज होगी वेलोसिटी की, मान ले वो 0 से लेके 100 मीटर पर सेकेंड का रेंज है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलेगा कि अगर, और इस रेंज की जो डिवीज़न हो रखी है वो 10 के स्केल पर हो रखी है, लाइक दिस टिल 100। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये है कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है, कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वेलोसिटी इस रेंज में फॉल करती है। ऐसे ही 10 से लेकर 20 तक कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 10 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड की रेंज में फॉल करती है। तो ये ऐसे डिवाइड करना कि कितने कितने पार्टिकल्स किस किस रेंज में फॉल कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसके लिए हम एक फार्मूला डेराइव करना चाहते हैं। तो वो जो फार्मूला डेरिवेशन किया गया था पहली दफ़ा, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया था। वही मैक्सवेल जो तुम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हो 12th क्लास में, राइट। तो हम उसको डेराइव करेंगे कि कैसे वो चीज़ डेराइव करी थी इन लोगों ने, फाइन। तो ये आई थिंक यू अंडरस्टूड कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये अचानक से नया प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उनको, पहली बात तो उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम डील नहीं कर सकते। क्यों? ये समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, ये एकदम हवाबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, समझ में आना चाहिए। मान ले चल सिंपली हम ले लेते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस, ठीक, 1 मोल ऑफ गैस, राइट। कितने पार्टिकल्स हो गए? 6 10 पावर 23 इतने मान ले पार्टिकल्स है मेरे पास। ओके, अगर मैं हर एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, क्योंकि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है तो मैं उसको यूज़ करके मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं और सारे कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूं। अगर एक पार्टिकल का करना है तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, अगर मुझे 6 × 10 पावर 23 पार्टिकल का करना होगा तो मुझे इतनी सारी इक्वेशन मिल जाएंगी।
ओके। और इतनी सारी इक्वेशन, और वो भी आपस में ये इक्वेशन कपल्ड इक्वेशन है। मे बी यू नो अबाउट कपल्ड इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन के वेरिएबल दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, मतलब ये कॉमन वेरिएबल्स हैं। तो इतने सारे इक्वेशंस के वेरिएबल, इतने सारे कपल्ड इक्वेशन को सॉल्व करना, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। आई मीन कंप्यूटर्स कर सकते हैं, मे बी कोई एडवांस कंप्यूटर्स हैं वो कर सकते हैं, बट अगर वो कर भी लें लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें एवरेज बिहेवियर चाहिए, और वो करने के बाद भी एवरेज बिहेवियर निकालना है फाइनली। तो इसका मतलब पहले से ही एवरेज निकाल लो, इतना लंबा चौड़ा गेम क्यों खेलना है। तो इसीलिए वी नीड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी से एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है। तो वो बात भी हम देखेंगे कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ कैसे स्टार्ट होती है। ये व्हाट दे डू, दे कंसीडर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब जो सारे ऐसी गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशंस को फॉलो करती है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अ गैस दैट फॉलो all the assumptions of KTG। ओके, ऐसी गैस उन्होंने ली, माना थियोरेटिकली उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, दोनों के दोनों थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। आई मीन मैक्सवेल तो एटलीस्ट था, बोल्ट्जमैन का मुझे नहीं पता। कंसिस्टिंग ऑफ n मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा एक सिस्टम लिया जिस पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो गैस हमारी आइडियल गैस है। ठीक है, 3D कंटेनर, हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, एंड they are allowed to move in a container of वॉल्यूम v। तो वो ऐसे गैस लेने ली, आइडियल गैस, जो कि v वॉल्यूम के कंटेनर में कहीं पर भी मूव कर सकती है। ऑल्सो द गैस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि टेम्परेचर फिक्स है एट टेम्परेचर T। ओके, अगर ये थर्मोडायनेमिक, बेटर टू से ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम भी आता है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आता है। तो और यू कैन से द गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम में फ़र्क है। हाँ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक सुपर सेट है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब के सब एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल दिखाते हैं हमें। दीज आर ऑल फिक्स्ड, दे आर नॉट चेंजिंग, फिक्स्ड मैक्रो स्टेट है। ओके, फाइन। नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट दे कंसीडर इज, इसको मिटा देते हैं ना, फिर ऐसे और लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे लिख सकते हैं। फिक्स्ड मैक्रो स्टेट like this।
ओके, गुड। नाउ यहाँ पर ये एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं क्रांतिकारी चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो इस गैस, अगर तू खुद सोचेगा, मान ले तू पहली बार अगर तू होता वहाँ पर उस टाइम पर, तो कैसे सोचता कि यार एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी पड़ी है, गैस पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो शायद सबकी वेलोसिटी लगभग लगभग सेम ही होगी, है ना, मतलब एवरेज वेलोसिटी लगभग सेम ही होगी। और ऐसा लोग मानते थे पहले, मतलब मैक्सवेल से पहले जो लोग थे जो काम कर रहे थे इंजीनियर, वो मानते थे कि सारे के सारे वेलोसिटीज़ की जो एवरेज वेलोसिटी है वो लगभग लगभग सेम होती होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, कुछ पार्टिकल्स से बहुत कम वेलोसिटी से मूव करते हैं, राइट। वही तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो यहाँ पर वो मानते हैं कि फॉर अ मॉलिक्यूल speed will be changing with time, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो स्पीड चेंज होगी विथ टाइम एज 0 to infinity। यानी कि जो वेलोसिटी है, नॉट वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। ये उन्होंने यहाँ पर दूसरा अजम्पशन ले रखा है। ओके, सो यहाँ पर ही क्वेश्चन उठता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई मीन वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा कैसे, कि कितने पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि वी वांट टू नो, दिस इज द क्वेश्चन, वी वांट टू अंडरस्टैंड and know that what will be the distribution of probability, इसको probability distribution बोलते हैं, of a particle having speed v to v plus dv। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेंज में, हमेशा हम रेंज दे सकते हैं पार्टिकल की स्पीड की, कि भाई पार्टिकल इस रेंज में वेरी कर रहा होगा, कोई भी, हमने मान ले v को पहले 10 ले लिया और dv को बहुत छोटा सा अमाउंट 1 ले लिया, तो पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसकी स्पीड 9 से 11 के बीच में हो, यानी कि 9 + 10 + 1 और 10 - 1। तो ये जो रेंज बना 9 से लेके 11 का रेंज, इस रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकाल के देगा। ठीक है, और इसका पूरा एक डेरिवेशन निकल के आता है, और यही जॉब, ये जो मैंने पूरा बॉक्स किया हुआ है, इसी जॉब को मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया था, और उसी के लिए उनको बोला गया कि ये इन्होंने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो वो जो डेरिवेशन निकल के जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि यू कैन, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड डेरिवेशन, बट तो दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग द डेरिवेशन फॉर दैट। सो प्रोबेबिलिटी, सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल of an ideal gas will have speed between v to v plus dv, okay, is given by
ये जो हम लिख रहे हैं LHS में, ये सिंबल है, बस सिंबल है PV DV, बस इसको कुछ मत समझना कि PV का मतलब है प्रोबेबिलिटी और DV का मतलब है रेंज, बस इसको कुछ ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। तो ये पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो है 4πv², ठीक। उसके बाद DV, ये सेम DV है जो यहाँ का DV था, ये 4πv², इसको तो समझ सकते हैं कि एक जो एक स्पेयर मान सकता है, उस स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4πr² होता है ना, तो उसको यहाँ पर तो r की वैल्यू v ले सकता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये 4πv², देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस एक्सपोनेंशियल -mv² 2kt, this is again बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBt, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये जो कांस्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो है m/2π/kBt पावर 3/2। ओके, एंड दिस इज इन 3 डायमेंशन, ध्यान देना। ओके, दिस इज इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन है तो इसलिए 3/2 आया हुआ है। फाइन, सो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि पार्टिकल की क्या स्पीड होगी। ध्यान रखना हमेशा स्पीड रेंज में मिलेगी हमें। ओके, समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। तो अगर मैं इसको अब प्लॉट करना चाहूँ, लुक, मैंने इसको कांस्टेंट क्यों बोला? m इज़ द मास ऑफ द गैस पार्टिकल, T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, और हमने बोला कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो T चेंज होगा नहीं, तो ये T कांस्टेंट है, Kb कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, v² इज़ नॉट कांस्टेंट बिकॉज v चेंज हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल के अंदर भी ये v ही एक वेरिएबल है। तो अगर तू देखेगा तो ये ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, v² dv एक्सपोनेंशियल -v², ऐसा कुछ है, ठीक। और तुझे पता है ना कि ये v² का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, और ये एक्सपोनेंशियल -v² का ग्राफ कैसे होता है पता है तुझे? ये तेरा होता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल -v² का ग्राफ, अगर तू देखेगा तो वो ऐसे होता है, लाइक दिस। अगर तू x = 0 रखेगा तो 1 आएगा, तो ऐसे डाउन फॉलिंग होता है। तो इन दोनों का मिक्स मल्टीप्लाई करके ग्राफ ऐसे निकल के आएगा, और इसको बोलते हैं बेल शेप कर्व, क्योंकि बेल मतलब घंटी भी ऐसी होती है ना कुछ, यहाँ पर उसके बीच में लगा जाते हैं जो टकराती है तो इसको बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। फाइन, तो इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। पहले कांस्टेंट है, उसके बाद एरिया है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, ऐसे याद रख, ठीक है। बट ये बहुत प्रिसाइज इनको याद रख सकते हैं। तो ये mv²/2kt, देख यहाँ पर 2kt आ रहा है, यहाँ पर भी 2kt आ रहा है, बट पाई भी एक्स्ट्रा आ रहा है, वो याद रख सकता है। यानी कि ये जो पूरा आ रहा है m/2πkt जो आ रहा है वो यहाँ पर भी आ रहा है, बट पाई एक्स्ट्रा है, ऐसे याद रख सकता है। ओके, गुड। तो अगर हम इसको प्लॉट करें लाइक दिस, v के साथ, अभी हम dv को दोनों तरफ से हम सॉर्ट ऑफ कैंसिल कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर प्लॉटिंग दिस थिंग। तो अगर तो देखेगा तो अगर मैं v की वैल्यू 0 डाल दूँ इस पूरे इक्वेशन में, यहाँ पर ओरिजिन पर v की वैल्यू 0 रखूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, मतलब पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ लाइक दिस। ये पहले ऐसे इंक्रीज होगा, फिर ऐसे डिक्रीज होगा, बट ये 0 कभी नहीं जाएगा, ध्यान देना 0 नहीं जाता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर और ये एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा तो लेट्स टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट हियर, कि वो कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ऑलमोस्ट। और वो जो मैक्सिमम पॉइंट पर जा रहा है, जो वेलोसिटी जो होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि
हमने वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया है, प्रोबेबिलिटी ड्रॉ की है, और जहाँ पर ये ग्राफ पीक पर जाएगा वो क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इसलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, राइट। तो देख, अब मैं इसको थोड़ा सा फिजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ है क्या। ओके, ये ग्राफ में क्या बोलना चाह रहा है ये इंपॉर्टेंट है समझना, बस ये प्लॉट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझना भी ज़रूरी है। तो हम नंबर्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं, राइट। तो मान ले यहाँ पर एक हम खड़े हैं और यहाँ पर स्पीड की वैल्यू है मान ले 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो और ये एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर ये वैल्यू आती है, मान ले प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है 0.01। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि जो 100 मीटर पर सेकेंड वाले जो पार्टिकल होंगे, और इस पर रेंज भी है, डी भी है, वो रेंज मान ले हमारी बहुत छोटी है, 10 की मान लेते हैं रेंज, क्योंकि वो रेंज इंपॉर्टेंट है, वो रेंज इंपॉर्टेंट है। तो 100 में उस रेंज को घटा और बढ़ा, यानी कि 90 और 110, क्योंकि हमने रेंज 10 ले रखी है, तो इसका मीनिंग ये है कि 90 और 110 वाला जो रेंज है, इस रेंज में नॉट एग्जैक्टली, सॉरी, अगर मैं डी जो है उसको 10 लेता हूँ, ठीक है, डी 10 लेता हूँ, तो उस रेंज में यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ और स्पीड इसकी 100 मीटर पर सेकेंड है, आप यहाँ पर आ रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि 100 ± 5 ये रेंज आएगी, यानी कि 95 से लेके 105 तक, इस रेंज में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, और मैंने इसको कितना माना था, 0.01 मान रखा था, वो 0.01 है मान लें। तो इसका ये ग्राफ का मीनिंग इस पॉइंट का मीनिंग ये है, मान लें ये पॉइंट मेरा आर है, ये पॉइंट मुझे ये बता रहा है कि 95 से 105 मीटर पर सेकेंड वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो इतनी प्रोबेबिलिटी के होंगे, ठीक। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे मान लें वो भी इसी प्रोबेबिलिटी के होंगे। यहाँ पर जो होंगे पार्टिकल्स, मतलब इस स्पीड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, मान लें ये 0.07 है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और जो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है वो तो 1 होगी, सम ऑफ द और प्रोबेबिलिटी इज 1। तो इसीलिए जो एरिया अंडर दिस कर्व होगा वो कहलाएगा दैट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, इट इज़ 1, राइट, इट इज़ 1। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल एरिया अंडर द कर्व, और ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, हैंस एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, पी वी एंड वी, पी वी वर्सेज वी इज 1। ध्यान देना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, और लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन सा कर्व है, वो कभी कर्व को चेंज भी कर देते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं वो लोग कर्व। आई थिंक इतना पार्ट क्लियर होगा कि ये जो ग्राफ है वो बता क्या रहा है। ओके, नाउ हमें कुछ और चीज़ यहाँ पर देखनी होगी, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा और मैं एक दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, जो शायद तुम्हारे फैकल्टी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, आई डोंट नो। देखो, प्रोबेबिलिटी जो हमने बोला था कि पी वी बोला था प्रोबेबिलिटी, पी वी डी वी, तो हमने ये क्या बोला था कि ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग स्पीड v प्लस डी वी, राइट, v प्लस डी वी, ये बोला था ना, v2 v प्लस डी वी। इसको हमने कैसे डिनोट किया है, हमने इसको डिनोट किया है पी वी डी वी से, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकता हूँ, एन वी, नॉट एन वी, सॉरी, डी एन बाई एन, मतलब अगर मैं बोल दूँ कि इतने अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने क्या बात की थी, प्रोबेबिलिटी की बात की थी, ठीक है। अगर मैं इसको, और डी एन का मतलब है कि नंबर ऑफ
particles having speed v टू v प्लस dv, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखते हैं कि जितना उसके फेवर में सैम्पल, जो पूरा सैम्पल सेट है, उस सैम्पल सेट में से जितना उसके किसी इवेंट के फेवर में जो एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं जहाँ जो मेरा जो फॉर्मूला था पी वी डी वी इक्वल टू एम अपॉन 2πm KT, नॉट यहाँ पर m नहीं होता, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, m वहाँ पर होता है एक्सपोनेंशियल में, पावर 3/2 एरिया 4πv² dv, देन एक्सपोनेंशियल माइनस mv² 2π नॉट पाई 2 KT लाइक दिस, ओके, ऐसा। तो मैं LHS में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ लाइक दिस, dn/n, तो ये एज इट इज आ सकता है ऐसे, फाइन, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं बुक्स या फिर फैकल्टी या फिर टीचर कि वो जो dn/n है ना, इसको वो नया नोटेशन दे देते हैं, इसको मतलब इसको लिखने का तरीका वो ऐसे लिख सकते हैं, dn को लिखते हैं ऐसे nv/dv, और n को n ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, सिंपल यहाँ पर ये आ जाएगा, जस्ट बस नोटेशन की बात है, कैसे हम दिखा रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर तू n को LHS में RHS में ले जा, तो ये सिंपली यही बन जाएगा n टाइम्स ये वाला चीज़, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला आया, इसमें और ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर रखा है, डेट्स इट। बट ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ पार्टिकल को दर्शाता है, मतलब जो हमने ऊपर अभी इंटरप्रिटेशन दिया था ना, कि जो हमने जो ग्राफ बनाया था लाइक दिस, ये वाला जो बेल शेप कर्व था, ये जो शेप बनाया था, ये ग्राफ भी वैसे ही बनेगा देख, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो तो अभी भी वही है ना। अगर कोई ग्राफ को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये शेप थोड़ा चेंज होगी, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है बट शेप चेंज नहीं होगी। तो मान लो कि हमने एम्पलीट्यूड हमने स्केल ऐसा रखा कि एम्पलीट्यूड इतना ही रहा, लेकिन अब जो LHS में होगा वो क्या होगा, अब वो होगा NV, और जो अब RHS में होगा वो क्या होगा, सेम V ही होगा। तो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लूँ यहाँ पर ऐसे, और रेंज मैंने 10 की ली है, ठीक, और ये स्पीड मैंने 100 की थी। अभी जो ये वाई एक्सिस में दिखाएगा, मान लें ये दिखाता है 1000 मान लेते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि 100 मीटर पर सेकंड वाले जो पार्टिकल्स होंगे, नॉट एग्जैक्टली इस रेंज में 100 + 10, क्योंकि dv बोला था ना हमने। देख मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक चीज़ तेरे को कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ शायद। जब मैं dv की वैल्यू 10 ले रहा हूँ और v की वैल्यू, जब मैं dv की वैल्यू 10 ले रहा हूँ और v की वैल्यू 100 ले रहा हूँ, तो जो रेंज होगी ना, रेंज को तो दो तरीके से लिख सकता है, या तो ऐसे लिख दे 100 + 10, और 100 में से तू +5 कर, और 100 में से तू -5 कर, तो ये जो रेंज आएगी इसको, यानी कि 95 से लेके 105, या तो इस तरीके से बोल सकता है, या फिर तो ऐसे बोल सकता है 100 to सिंपली 110। तो ये दो तरीके से बोल सकता है, इसमें उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट रेंज में बोलेगा हमेशा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात कभी नहीं कर सकते हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ पर जो बता रहा है, मान ले मैं इस वाले पॉइंट पर हूँ, जहाँ पर ये v की वैल्यू x एक्सिस में 100 थी,
तो यहाँ पर जो LHS में वाई एक्सिस में जो वैल्यू आ रही है वो 1000 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रेंज में, यानी कि या तो ये रेंज ले ले या ये रेंज ले ले, 100 से लेके 100 टन तक या फिर 95 से लेके 105 तक 1000 पार्टिकल्स हैं ऐसे। और ये तो हम चाहते थे कि कितने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे। ओके